अब ब्रेक के बाद ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और इन क्वेश्चंस में टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, फाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स, फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल xt इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 4 पाई टी प्लस 30 डिग्री। एक क्वेश्चन मैंने इस फॉर्म में लिखा है 1 प्लस साइन 4 पाई टी प्लस 30 डिग्री। अच्छा, साइनोसाइड तो पीरियोडिक सिग्नल होता है, ये सबको मालूम है। अब साइनोसाइड में डीसी ऐड करेंगे तो सिग्नल अपवर्ड शिफ्ट होगा। आप किसी पीरियोडिक सिग्नल को अपवर्ड शिफ्ट करें या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट करें तो क्या टाइम पीरियड चेंज होगा? नहीं। क्या चेंज होगा? एम्पलीट्यूड। तो पीरियोडिक सिग्नल के अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्टिंग से एम्पलीट्यूड चेंज होता है, बट टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो जो भी टाइम पीरियड डिसाइड होगा वो टाइम पीरियड किससे डिसाइड होगा? साइनोसाइड से। नाउ इन दिस साइनोसाइड इज फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई। अब अगर टाइम पीरियड लिखना है तो टाइम पीरियड में क्या लिखूँगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई। सो फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल इज 0.5 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल xt is equal to साइन स्क्वायर 4 पाई टी। कुछ इस फॉर्म में मैंने लिखा है, साइन स्क्वायर 4 पाई टी। साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसे इस फॉर्म में लिखो, 1 माइनस कॉस 8 पाई टी अपॉन 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने वही फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। ओके, अब वापस से आप देखो, इसमें साइनोसॉइडल टर्म ये वाला है। अब ये जो साइनोसाइड है कॉस ओमेगा नॉट टी का फॉर्म फॉलो कर रहा है। इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 8 पाई। सो वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट इज़ 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के टर्म्स में है तो यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, और अगर हर्ट्ज के टर्म में लिखना होता, अगर एफ के टर्म में लिखते तो यूनिट लिखते हर्ट्ज। और ओमेगा और एफ में क्या रिलेशनशिप है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टी नॉट आप क्या लिखते? 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। फिर आप लिखते 2 पाई अपॉन 8 पाई। तो आपने क्या लिखा? 1/4 और 0.25 सेकेंड। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूँ सो दैट कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगा। वो पॉइंट्स क्या है? इधर लिखता हूँ मैं, राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड कैलकुलेशन is independent of मतलब टाइम पीरियड कैलकुलेशन किन ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब किन ऑपरेशन से चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो टाइम पीरियड कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रिवर्सल, नेक्स्ट ऑपरेशन एम्पलीट्यूड रिवर्सल, नेक्स्ट ऑपरेशन
time shifting, it is also independent of amplitude shifting, तो मैंने कुछ ऑपरेशंस लिख दिए हैं जिससे टाइम पीरियड कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सपोज फॉर सिग्नल एक्स टी फंडामेंटल टाइम पीरियड is t naught, then for x of at where a should not be equal to 0, fundamental time period is t naught by modulus of a। तो अगर a से आप टाइम स्केल करोगे तो फंडामेंटल टाइम पीरियड को कितने से डिवाइड कर दोगे, मॉड a से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, फॉर सिग्नल एक्स टी सपोज फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। नाउ डिटरमाइन फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल वाई टी, एंड वाई टी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 x ऑफ -2t प्लस 1। ठीक है, एक्स टी का टाइम पीरियड मैंने लिखा है, वाई टी का फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सबने करेक्ट आंसर लिखा, आंसर इज 2 सेकेंड। ओके, फॉर एक्स टी व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड? फंडामेंटल टाइम पीरियड इज हाउ मच? 4 सेकेंड। नाउ टाइम पीरियड कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, तो टाइम शिफ्टिंग से इंडिपेंडेंट है, तो टाइम पीरियड मैं फिर से क्या लिखूँगा? 4 सेकेंड। टाइम पीरियड कैलकुलेशन टाइम स्केलिंग पर डिपेंडेंट है। यहाँ आपने -2 से टाइम स्केल किया तो प्रीवियस टाइम पीरियड को मॉडुलस ऑफ -2 से डिवाइड करो। -2 का मैग्नीट्यूड कितना? 2, तो कितना आया? 2 सेकेंड। अब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, टाइम पीरियड तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं 3 कहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? एम्पलीट्यूड में, तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बट टाइम पीरियड तो टाइम से रिलेटेड क्वांटिटी है, वो तो चेंज नहीं होगा। अब आपने इस सिग्नल में 2 ऐड किया, आपने किसी सिग्नल में 2 ऐड किया मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग आप कर रहे हैं, और एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग से एम्पलीट्यूड चेंज होगा बट टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। ये जो LHS में सिग्नल हमने लिखा है, दिस सिग्नल इज रिप्रेजेंटिंग y ऑफ t, देयरफॉर फॉर सिग्नल yt व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड?
2 सेकेंड। ठीक है, अब ये पॉइंट तो आपने देख लिया है। अब इन सब से डिफरेंट एक स्टेटमेंट लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। ठीक है, सो राइट डाउन टू और मोर देन, टू और मोर देन समेशन के साथ लिखना है। इसको ऐसे लिखना, समेशन ऑफ टू और मोर देन टू पीरियोडिक सिग्नल्स, more than two periodic signals will be periodic if ratios of their fundamental time periods or ratios of their frequencies are a rational number, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा पीरियोडिक सिग्नल का समेशन है और रिजल्टेंट सिग्नल पीरियोडिक होगा या नहीं होगा ये एक कंडीशन पर डिपेंडेंट है। कंडीशन क्या है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सपोज सिग्नल xt इज समेशन ऑफ टू पीरियोडिक सिग्नल्स x1t एंड x2t। ठीक है, समेशन का मतलब ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सिग्नल x1t is periodic and signal x2t is also periodic। ठीक है, x1t का फंडामेंटल टाइम पीरियड है t1, फ्रीक्वेंसी इज f1 और ओमेगा 1। फॉर x2t फंडामेंटल टाइम पीरियड इज t2, फ्रीक्वेंसी f2 और ओमेगा 2। ठीक है, तो क्या पीरियोडिक सिग्नल का समेशन ऑलवेज पीरियोडिक होता है? आंसर इज नो। समेशन इट मे बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, कंडीशन क्या है देखते हैं। फॉर xt to be periodic, what is xt? xt is the resultant signal. Okay, for xt to be periodic, condition is ratios of time period मतलब t1 by t2 और ratios of frequencies f1 by f2 और omega 1 by omega 2 should be a रैशनल नंबर। ठीक है, तो टाइम पीरियड का रेशियो या फिर फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर रैशनल नंबर है तो रिजल्टेंट सिग्नल xt पीरियोडिक होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो रैशनल नंबर समझना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं समझते हैं रैशनल नंबर। सबसे पहले तो मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर रिजल्टेंट सिग्नल xt कैसा होगा? पीरियोडिक। और अगर xt पीरियोडिक है तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टाइम पीरियड। फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसका भी एक फॉर्मूला है। इफ़ द अबव कंडीशन इज satisfied then signal will be periodic।
then signal xt will be periodic. Okay, and signal xt will be periodic and resultant time period T naught. What is T naught? T naught is FTP of xt. It is given by formula LCM of T1 and T2. And F naught. F naught is frequency of xt. It is given by formula highest common factor of F1 and F2. ओमेगा नॉट भी फ्रीक्वेंसी है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला HCF के फॉर्म में होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल का समेशन पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है. अब पीरियोडिक सिग्नल का समेशन पीरियोडिक कब होगा? जब टाइम पीरियड का रेशियो या फिर फ्रीक्वेंसी का रेशियो रैशनल नंबर हो. अब मान लो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब तो सिग्नल एक्सटी पीरियोडिक है, और एक्सटी का फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़े तो इस तरह कैलकुलेट करो, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़े तो इस फॉर्म में, मतलब HCF के फॉर्म में कैलकुलेट करो. ओके, अच्छा, इसी में आपने जो कंडीशन लिखा है ये 2 या 2 से ज़्यादा पीरियोडिक सिग्नल के समेशन के लिए भी एप्लीकेबल है. अगर इसी में 2 से ज़्यादा पीरियोडिक सिग्नल है तो आपको 1 से ज़्यादा कंडीशंस चेक करने पड़ जाएंगे. किस तरह चेक करने होंगे अभी बता रहा हूँ. ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसे वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. बाद में ये जो ओरिजिनल फॉर्म है इसी फॉर्म में लिख दूंगा मैं. सपोज़ यहाँ पर एक और पीरियोडिक सिग्नल होता x3t. ओके, सपोज़ x3 इज़ ऑल्सो पीरियोडिक और x3 का टाइम पीरियड t3, फ्रीक्वेंसी f3 और ओमेगा 3 है. तो 3 पीरियोडिक सिग्नल्स का समेशन है. अब अगर चेक करना होता तो कितने कंडीशंस हमें चेक करने पड़ते? 2. T1/T2 रेशियो शुड बी रैशनल नंबर. सिमिलरली T2/T3 रेशियो शुड बी रैशनल नंबर. अगर ये दोनों रेशियोज रैशनल होंगे तो थर्ड रेशियो को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर T1/T2 रैशनल है, T2/T3 भी रैशनल है, तो T1/T3 ऑटोमेटिकली क्या होगा? रैशनल. तो अगर 3 का कॉम्बिनेशन है, अगर 3 सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन है तो कितने रेशियोज आपको चेक करने होंगे? 2 रेशियोज आपको चेक करने पड़ेंगे. अच्छा, अब अगर मान लो ये दोनों रेशियोज रैशनल नंबर आ गए तो रिजल्टेंट सिग्नल कैसा होगा? पीरियोडिक. और पीरियोडिक होगा तो यहाँ पर एक टर्म और इंक्लूड करना होगा T3 का, यहाँ भी एक टर्म और इंक्लूड करना होगा F3 और ओमेगा 3 का. ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म था मैं उसी फॉर्म में वापस से लिख देता हूँ, जो ओरिजिनल फॉर्म आपने लिखा था. ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं सो दैट कि हमें ये तो समझ में आए कि इसको यूज़ कैसे करना है. रैशनल नंबर तो आपको आता होगा, बहुत सिंपल वे में 1-2 पॉइंट में बता दे रहा हूँ सो दैट कि आपको याद रहे. सो राइट डाउन अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, a rational number is ratio of 2 integers, so it will be written in this form p/q. ठीक है, where p is an integer and q is also an integer. कहने का मतलब अगर कोई नंबर है आप उसको इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रैशनल नंबर है. पॉइंट समझ में आया? कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रैशनल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल एनी इंटीजर लाइक 3, एनी इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर.
तो जितने भी इंटीजर्स हैं सबके सब रैशनल हैं, क्योंकि आप उसको इंटीजर के रेशियो में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोई नंबर पॉइंट में है, जैसे 0.5 है तो इसे भी आप लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्म में। तो पॉइंट वाले नंबर जैसे 0.5 है तो इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हो, तो नंबर कैसा है? रैशनल नंबर है। ठीक है। फिर इसके बाद मान लो नंबर कुछ ऐसा है 0.3333 इन्फानाइट नंबर ऑफ थ्रीज, कुछ ऐसा लिखा गया है। तो पॉइंट के बाद इन्फानाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न रिपीट हो रहा है तो भी नंबर रैशनल ही होता है। रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद इन्फानाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न रिपीट हो रहा है तो भी नंबर रैशनल होता है। जैसे यहाँ पर 3 का पैटर्न रिपीट हो रहा है तो नंबर कैसा? रैशनल नंबर। और वैसे भी आप इसको इंटीजर के रेशियो में भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी देख करके बता सकते हैं नंबर कैसा है? रैशनल नंबर है। सो दिस नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब जैसे रूट वाले जो नंबर्स हैं, लाइक √2 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो जो रूट वाले नंबर्स हैं, मैं सारे रूट वाले नंबर्स को नहीं बोल रहा हूँ। अब जैसे √4 है तो √4 तो आप 2 लिख दोगे, तो √4 तो रैशनल नंबर होगा, बट √2 है, √3 है, तो ऐसे नंबर्स को इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो √2, √3 ये सब कैसे नंबर्स हैं? इरेशनल। बट व्हाट अबाउट √4? रैशनल नंबर। √9 रैशनल नंबर। ठीक है। फिर 22/7 इज रेशियो ऑफ इंटीजर, so that is why this is rational number. But what about pi? Pi is irrational number. अब ऐसा क्यों? यहाँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट आप इस तरह समझो, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 22/7 होता है। अगर आप 22/7 को देखें तो ये इंटीजर का रेशियो है, और रैशनल नंबर इंटीजर के रेशियो में लिखा जाता है। तो इंटीजर के रेशियो में लिखा गया तो 22/7 को आप क्या लिखते हैं? रैशनल नंबर। बट पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, इसलिए पाई को कैसा नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। पॉइंट क्लियर? अच्छा, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, इतना चेक करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं, कहीं अगर रेशियो में पाई आ गया तो इरेशनल है, पाई/2 आ गया रेशियो में, इरेशनल है। अगर रेशियो जैसे T1/T2 का रेशियो कहीं 1/2 आ गया तो रैशनल नंबर है, कहीं 1/3 आ गया तो रैशनल नंबर है। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, फाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड for signal xt if it is periodic, if it is periodic। ठीक है, तो xt का टाइम पीरियड तब कैलकुलेट करना है अगर वो पीरियोडिक हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिग्नल xt इज इक्वल टू साइन 2πt प्लस cos 4t प्लस 30 डिग्री। अब मैंने यहाँ पर एक सिग्नल लिखा है और हमें पहले चेक करना है सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक, और अगर पीरियोडिक है तो FTP कैलकुलेट करना है। करना ठीक है, तो आपने चेक किया फर्स्ट सिग्नल में ω1 की वैल्यू कितनी है? 2π। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड सिग्नल?
कॉस ओमेगा 2t प्लस 30 डिग्री है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है 4। नाउ रेशियो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, सो द रेशियो इज 2 पाई अपॉन 4। तो रेशियो कितना आया पाई बाई 2, और रेशियो में पाई दिख गया तो नंबर कैसा इरेशनल। सो दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। और अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो इरेशनल नंबर आया तो बताओ रिजल्टेंट सिग्नल कैसा नॉन पीरियोडिक। सो सिग्नल xt इज नॉन पीरियोडिक सिग्नल। नाउ लेट अस राइट सेकेंड सिग्नल। सिग्नल xt इज इक्वल टू साइन 2√2 पाई t प्लस साइन 4 पाई t माइनस 45 डिग्री। अब वापस से हमें चेक करना है सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। तो फिर से ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 रेशियो चेक करना होगा। नाउ इन दिस फंक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 2√2 पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2? ओमेगा 2 इज हाउ मच 4 पाई। अब क्या चेक करना पड़ेगा ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 रेशियो। सो लेट अस कैलकुलेट ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 रेशियो। सो 2√2 पाई अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो रेशियो 2√2 अपॉन 2√2 पाई अपॉन 4 पाई, तो पाई का टर्म कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट में क्या आएगा 1 बाई √2। 1 बाई √2, इसमें √2 आ गया, √2 √3 √5 ये सब किस टाइप के नंबर्स हैं इरेशनल नंबर। मैं इरेशनल नंबर को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख रहा हूँ IR नंबर फॉर इरेशनल नंबर। नाउ सिंस दिस रेशियो इज इरेशनल नंबर सो द नेचर ऑफ सिग्नल xt विल बी नॉन पीरियोडिक। अभी xt को मैं क्या लिखूँगा नॉन पीरियोडिक। सो सिग्नल xt इज नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। सिग्नल xt इज इक्वल टू सपोज इट इज साइन 22 पाई t प्लस 30 डिग्री माइनस 4 cos 5 पाई t प्लस 45 डिग्री। मैंने कुछ इस फॉर्म में लिखा है। अब चेक करना है सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं। तो आपने ओमेगा 1 लिखा, ओमेगा 1 इज हाउ मच 22 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 2 इज हाउ मच 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब क्या चेक करना पड़ेगा रेशियो ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो आप लिखते 22 पाई अपॉन 5 पाई, तो रेशियो कितना आया 22 बाई 5। 22 इज एन इंटीजर, 5 इज ऑल्सो इंटीजर, सो दिस रेशियो इज रेशियो ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर का रेशियो आया तो नंबर कैसा नंबर इज रैशनल। और अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो रैशनल नंबर आ गया तो फिर सिग्नल कैसा पीरियोडिक। सो नेचर ऑफ xt इज पीरियोडिक। नाउ सिंस xt इज पीरियोडिक सो वी हैव टू कैलकुलेट फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब यहाँ पर जो ज़्यादा आसान है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये दोनों आपको सामने दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं ओमेगा नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे मिलेगा HCF ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो ओमेगा नॉट कैलकुलेट कर लो किस तरह, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। सो HCF ऑफ 22 पाई एंड 5 पाई, इसका HCF कितना आएगा पाई। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू है पाई रेडियन पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड T नॉट आप क्या लिखते
2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, 2 पाई अपॉन पाई, आंसर कितना आया 2 सेकेंड। अच्छा, यहाँ जो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया इसमें एक दूसरा मेथड भी था। आप अगर चाहते तो कुछ इस तरह भी कैलकुलेट करते, पहले T1 कैलकुलेट कर लो, फिर T2 कैलकुलेट कर लो, फिर जब T1 और T2 मिल जाएगा तो T0 कैसे कैलकुलेट करोगे, LCM ऑफ T1 एंड T2। चलो उस तरह भी कैलकुलेट करते हैं। इसी में सेकेंड मेथड से अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करो तो पहले कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। सबसे पहले T1 इज़ गिवन बाय फार्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा 1, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा 1, ओमेगा 1 कितना है 22 पाई, ठीक है, तो कितना आया 1/11। देन वी विल कैलकुलेट T2। ओके, T2 को मैं क्या लिखता 2 पाई अपॉन ओमेगा 2, सो 2 पाई अपॉन ओमेगा 2, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है 5 पाई, सो ओमेगा 2 इज़ 5 पाई, तो रेशियो कितना आया T2 कितना आया 2/5। अब अगर ये दोनों मिल गए और हमें क्या कैलकुलेट करना है T0, कैसे कैलकुलेट करूँगा, LCM ऑफ T1 एंड T2, तो मैं क्या लिखता LCM ऑफ 1/11 एंड 2/5। रेशियो में LCM कैलकुलेट तो करना आता होगा, तो इनकेस अगर नहीं आता है या फिर भूल गए हैं तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट LCM of two ratios P1 by Q1 and P2 by Q2, then it will be equal to LCM of numerators divided by HCF of denominators, HCF of denominators. Similarly, HCF of two ratios P1 by Q1 एंड P2 by Q2 कैलकुलेट करना है, तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, तो इसे आप लिखो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स P1 एंड P2 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स Q1 एंड Q2, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो रेशियो का LCM चाहिए, तो LCM वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करो, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स 1 एंड 2 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स 11 एंड 5, तो 1 और 2 का LCM कितना 2, 11 और 5 का HCF कितना 1, तो इस तरह भी आंसर कितना आया 2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब इन सब के बाद ये तो आपने देखा, अब इसी में अगर कॉम्बिनेशन मैं 2 से बढ़ाकर 3 का करता हूँ तो कैसे कैलकुलेट करना है, एक बार देख लेता हूँ कितने क्वेश्चंस हमने लिखे हैं 3, ठीक है। अब लिखना है 4th क्वेश्चन, सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। सपोज सिग्नल xt इज इक्वल टू sin 4 pi t प्लस 2 cos 7 pi t माइनस 3 sin 10 pi t प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 3 का कॉम्बिनेशन है, तो अब कितने रेशियोज चेक करने पड़ेंगे 2, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 रेशियो शुड बी रैशनल नंबर एंड ओमेगा 2 बाई ओमेगा 3 रेशियो शुड बी रैशनल नंबर। वैसे देख करके पता चल रहा है कि रैशनल नंबर आने ही वाला है, चेक करना है तो चेक कर भी लो। वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 इज़ हाउ मच 4 पाई, ओमेगा 2 इज़ हाउ मच, इट इज़
7 pi, and omega 3, its value is how much? 10 pi. Now let us check the ratios. Omega 1 by omega 2, 4 pi upon 7 pi. So 4 by 7 ratio of integers. So this number is rational number. ठीक है. Now second ratio omega 2 by omega 3. So 7 pi upon 10 pi. So 7 by 10 ratio of integers. So it is also rational number. अब यहाँ दोनों के दोनों रेशियोज रैशनल नंबर आ गए तो रिजल्टेंट सिग्नल एक्स टी कैसा है? पीरियोडिक. सो राइट डाउन सिग्नल एक्स टी इज पीरियोडिक. अब सिग्नल एक्स टी पीरियोडिक है तो क्या कैलकुलेट करना है? फंडामेंटल टाइम पीरियड. पहले आसान क्या होगा कि ओमेगा नॉट कैलकुलेट कर ले. कैसे कैलकुलेट करें? एच सी एफ ऑफ ओमेगा 1, omega 2 and omega 3. Okay, so highest common factor of 4 pi, 7 pi and 10 pi. इन तीनों का SCF कितना है? पाई रेडियन पर सेकेंड. यूनिट अगर लिखे तो यूनिट आप क्या लिखते? रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर सेकेंड इसलिए क्योंकि ओमेगा में नोटेशन है. टी नॉट कैलकुलेट करना है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट से कैलकुलेट कर लो. तो 2 पाई अपॉन पाई. आंसर फिर से कितना आया? 2 सेकेंड. अच्छा, अब इसके बाद पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक में ही एक पार्ट और भी है जो कि डीसी सिग्नल और कांस्टेंट वैल्यू सिग्नल से रिलेटेड है. सो लेट अस राइट सम पॉइंट्स रिलेटेड टू डीसी और कांस्टेंट वैल्यू सिग्नल. डीसी और कांस्टेंट वैल्यू सिग्नल. ठीक है. ओके. तो सबसे पहले कोई डीसी सिग्नल मैथमेटिकली अज्यूम करता हूँ. फॉर एग्जांपल सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट. ओके. नाउ लेट अस ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स टी. एक्स टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. एक्स टी टाइम के रेस्पेक्ट में. तो मैं क्या ड्रॉ करता? कांस्टेंट वैल्यू ए नॉट इन द इनफाइनाइट टाइम रेंज, यही ड्रॉ करता. अब अगर आप इस वेव फॉर्म को देखो तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रेंज में बस केवल एक ही वैल्यू रिपीट हो रहा है, ए नॉट. सिग्नल इज पीरियोडिक एंड इट इज़ रिपीटिंग ओनली वन वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज ए नॉट. तो सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक? व्हाट इज़ द आंसर? इट इज़ पीरियोडिक. रीज़न क्या है? इसमें वैल्यू का रिपीटेशन है और रिपीटेशन माइनस इनफाइनाइट टाइम से कंटिन्यू हो रहा है. कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट टाइम से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है. ओके. बट व्हाट अबाउट टाइम पीरियड एंड व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल? हमें इसका टाइम पीरियड भी लिखना है और फ्रीक्वेंसी भी लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले एक पॉइंट लिख दूंगा. डीसी सिग्नल इज पीरियोडिक. डीसी सिग्नल इज पीरियोडिक. पीरियोडिक क्यों है? रीज़न समझ में आया होगा.
पीरियोडिक सिग्नल में आपने क्या पढ़ा था कि पीरियोडिक सिग्नल का एक्सटेंशन माइनस इन्फानाइट टाइम से इन्फानाइट टाइम तक होता है। ये कंडीशन इस वेव फॉर्म में सेटिस्फाइड है। दूसरा आपने लिखा था कि उसमें किसी वैल्यू का रिपीटेशन होगा, तो यहाँ पर वैल्यू का रिपीटेशन है, बस केवल एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? ए नॉट। पीरियोडिक तो है ही, बट व्हाट अबाउट टाइम पीरियड? ठीक है, ओके। हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ इस फॉर्म में कहता हूँ कि दिस सिग्नल इज रिपीटिंग इट्स वैल्यूज फॉर ईच एंड एवरी इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, देन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट its time period is 1 second. I am just saying that it is repeating its values for each and every interval of 1 second. तो 1 सेकेंड के साथ रिपीटेशन है कि नहीं? आंसर इज यस, 1 सेकेंड के साथ रिपीटेशन है। 0 सेकेंड पर ए नॉट, 1 सेकेंड पर ए नॉट, 2 सेकेंड पर ए नॉट, 3 सेकेंड पर ए नॉट एंड सो ऑन। अब हम लोग क्या करेंगे? रिपीटेशन के इंटरवल को छोटा करते जाएंगे, ठीक है। स्मॉलर रिपीटेशन इंटरवल फ्रेम करेंगे। अब मैं बोलूँगा दिस सिग्नल इज रिपीटिंग इट्स वैल्यूज़ फॉर ईच एंड एवरी इंटरवल ऑफ 1 मिली सेकेंड, देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि 1 मिली सेकेंड के साथ भी चेक करो तो भी तो रिपीटेशन है। 0 सेकेंड पर ए नॉट, फिर 1 मिली सेकेंड पर भी ए नॉट, 2 मिली सेकेंड पर भी ए नॉट, 3 मिली सेकेंड पर भी ए नॉट। क्या 1 मिली सेकेंड से छोटा टाइम नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 1 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो 1 नैनो सेकेंड के साथ भी ये अपने वैल्यूज़ को रिपीट कर रहा है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अच्छा, 1 नैनो सेकेंड से छोटा टाइम भी तो हो ही सकता है। तो सवाल ये है कि जो रिपीटेशन का इंटरवल जो हम लोग स्मॉल करते जा रहे हैं वो स्मॉलेस्ट कितना होगा? जो स्मॉलेस्ट रिपीटेशन इंटरवल है इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल बट जस्ट ग्रेटर दैन 0, क्योंकि फंडामेंटल टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड को घटा करके 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने लिखा है फंडामेंटल टाइम पीरियड कैन नाइदर बी 0 नॉर बी इन्फानाइट। तो FTP क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। तो अब 0 से जस्ट बड़ा इंटरवल क्या? किसी को नहीं मालूम है। 10 की पावर -1 लाख लिखो तो भी वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल है। 10 की पावर -1000 लिखो वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल है। इसका मतलब सिग्नल तो पीरियोडिक है बट इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड इज़ अनडिफाइंड। यहाँ अनडिफाइंड टाइम पीरियड का मतलब इन्फानाइट टाइम पीरियड नहीं है। यहाँ अनडिफाइंड टाइम पीरियड का मतलब है इट्स टाइम पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल बट जस्ट ग्रेटर दैन 0, ठीक है। मतलब एक बहुत छोटा इंटरवल है जो 0 से जस्ट बड़ा है, और क्योंकि ये क्वांटिटी हमें नहीं मालूम है इसलिए हम लोग लिखेंगे अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि द वैल्यू दैट वी डोंट नो, एक ऐसा वैल्यू जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ओके। लाइक साइन इन्फानाइट इज ऑल्सो अनडिफाइंड। कोई कहे कि साइन इन्फानाइट कितना नहीं मालूम है, बिटवीन -1 to 1 होगा, ठीक है। तो साइन इन्फानाइट अनडिफाइंड है। कोई बोले e की पावर t इक्वल टू इन्फानाइट पर कितना? अनडिफाइंड। e की पावर t राइजिंग एक्सपोनेंशियल है, t इक्वल टू इन्फानाइट पर कितना? अनडिफाइंड। एक्सट्रीमली हाई वैल्यू होगा, नहीं मालूम है कितना है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड एक्सट्रीमली स्मॉल भी हो सकता है, अनडिफाइंड एक्सट्रीमली हाई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अनडिफाइंड का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल बट जस्ट ग्रेटर दैन 0। So write down its time period is undefined. Its time period is undefined. Okay, meaning of undefined term is extremely small interval but just greater than 0. Okay, extremely small interval but just greater than 0, but just greater than 0, but just greater than 0। पॉइंट क्लियर है? तो हमें ये तो पता चल गया कि DC पीरियोडिक है, ये भी पता चल गया टाइम पीरियड एक्सट्रीमली स्मॉल है, जस्ट ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब टाइम पीरियड अनडिफाइंड है। बट व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? ओके, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर कमेंट करना है तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में कमेंट करूँगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में कमेंट,
थोड़ी देर बाद। एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ कि जैसे टाइम पीरियड के बारे में कमेंट करना था तो हम लोग कौन सा वेव फॉर्म देख रहे थे, टाइम डोमेन वेव फॉर्म देख रहे थे। ये वेव फॉर्म किस डोमेन में है, टाइम डोमेन में है, क्योंकि एक्स एक्सिस का वेरिएबल है टी विच इज़ टाइम वेरिएबल। ठीक है, तो जब टाइम पीरियड के बारे में कमेंट करना है तो आप टाइम डोमेन वेव फॉर्म देखते हो, तो जब फ्रीक्वेंसी के बारे में कमेंट करना है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन वेव फॉर्म देखोगे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन वेव फॉर्म देखने का मतलब है फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म? इट टेल्स अस अबाउट द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का पर्पस ही है, वो क्या बताता है कि सिग्नल के फ्रीक्वेंसी डोमेन में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हमें डीसी के फ्रीक्वेंसी के बारे में कमेंट करना है तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना है तो पहले कुछ पॉइंट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज देयर इज़ ए सिग्नल एम ऑफ टी। मैंने मान लिया एक सिग्नल है एम ऑफ टी, इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इज एम ऑफ f. Now let us draw m of f with respect to f. f का यूनिट में क्या लिखूँगा? हर्ट्ज। एंड सपोज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल इज़ लाइक दिस। मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म कुछ भी ड्रॉ कर दिया। एंड 5 to 7, ओके, 5 to 7, ओके। इस रेंज के बाहर फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना है? 0 है। अब अगर कोई मुझसे सवाल करता है कि इस सिग्नल में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, तो मैं कमेंट करूंगा दिस सिग्नल इज़ कंटेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द रेंज 5 हर्ट्ज टू 7 हर्ट्ज। क्यों? बिकॉज इन दिस रेंज फूरियर ट्रांसफॉर्म इज़ नॉन ज़ीरो। तो 5 से 7 हर्ट्ज में फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉन ज़ीरो है, तो इस रेंज में जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट सिग्नल में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कहते हैं कि कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल में अवेलेबल है तो उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पर फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और जब हम लोग कहते हैं कि किसी सिग्नल में कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग है एट दैट फ्रीक्वेंसी फूरियर ट्रांसफॉर्म शुड बी ज़ीरो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 हर्ट्ज है तो इधर कहीं 4 हर्ट्ज होगा। सवाल ये है कि 4 हर्ट्ज सिग्नल में अवेलेबल है या नहीं। 4 हर्ट्ज इज़ नॉट अवेलेबल इन द सिग्नल। वाई? बिकॉज एट 4 हर्ट्ज फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 0। 4 हर्ट्ज पर देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना है? 0। तो क्या 4 हर्ट्ज सिग्नल में अवेलेबल है? नहीं। अच्छा, इधर कहीं 6 हर्ट्ज होगा। अच्छा, 6 हर्ट्ज सिग्नल में अवेलेबल है कि नहीं? यस, 6 हर्ट्ज इज़ अवेलेबल इन द सिग्नल। वाई? बिकॉज एट 6 हर्ट्ज फूरियर ट्रांसफॉर्म इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो समझ में आया। अगर कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है तो उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पर फूरियर ट्रांसफॉर्म 0 होगा, और अगर कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है तो उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पर फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉन ज़ीरो होगा। पॉइंट क्लियर? आपको याद रहे इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ। signal MT will contain frequency components in the range में कहाँ से कहाँ तक लिखूँगा? 5 सॉरी, in the range 5 हर्ट्ज टू 7 हर्ट्ज। ठीक है, तो 5 हर्ट्ज टू 7 हर्ट्ज रेंज के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल में अवेलेबल हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, जो मुझे बताना था जिसकी हेल्प से डीसी के फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं कमेंट कर देता, वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर बता दिया है।
डिटेल में नहीं जाऊंगा फूरियर ट्रांसफॉर्म के, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म का सेपरेट टॉपिक है, वहाँ डिटेल में फूरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको जानना चाहिए था कि लाइक 5 to 7 हर्ट्ज ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इस रेंज के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल में अवेलेबल है। इस रेंज के बाहर फूरियर ट्रांसफॉर्म 0 है, तो इस रेंज के बाहर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलो डीसी सिग्नल पर आते हैं। फॉर डीसी सिग्नल ए नॉट फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 2 पाई ए नॉट डेल्टा ओमेगा। अब डीसी सिग्नल ए नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म यही क्यों लिखते हैं, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, फूरियर ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। ओके, व्हाट इज डेल्टा ओमेगा? डेल्टा ओमेगा इज इम्पल्स फंक्शन। व्हाट इज इम्पल्स फंक्शन, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, ये हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो इसी चैप्टर के एंड में, मतलब जब सिग्नल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेपरेट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक सिग्नल्स, जिसमें व्हाट इज़ स्टेप सिग्नल, व्हाट इज़ इम्पल्स सिग्नल, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज़ रैम्प सिग्नल, व्हाट इज़ पैराबोलिक फंक्शन, ये सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। 2 पाई नॉट डेल्टा ओमेगा, अगर आप ओमेगा के अगेंस्ट ड्रॉ करें तो वेव फॉर्म कुछ ऐसा आएगा। डेल्टा ओमेगा का मतलब राइजिंग एरो एट ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, और इम्पल्स का वेट कितना, 2 पाई ए नॉट। अब मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज़ किए। राइजिंग एरो एट ओरिजिन, इसका मतलब क्या नहीं मालूम है अभी, कहाँ पढ़ेंगे, जब बेसिक सिग्नल्स डिस्कस करूँगा, जहाँ इम्पल्स सिग्नल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिर मैंने एक टर्म यूज़ किया वेट, 2 पाई ए नॉट इज़ द वेट ऑफ इम्पल्स। अच्छा, वेट का इम्पोर्टेंस क्या है, वेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करता है, तो इम्पल्स का वेट क्या है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करेगा, कहाँ पढ़ेंगे, इम्पल्स सिग्नल के एक्सप्लेनेशन में जो बेसिक सिग्नल्स में आएगा। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है कि डीसी सिग्नल ए नॉट का ये फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आया, डीसी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म यही क्यों होता है, हमें बस कल इससे मतलब है अगर ये डीसी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, ये इस वेव फॉर्म को देख करके पता कर लेंगे। और जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इस वेव फॉर्म में अवेलेबल होंगे वही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डीसी सिग्नल में अवेलेबल होंगे। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, देख करके आप खुद सोचो, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। आप ये बताओ 1 रेडियन पर सेकेंड सिग्नल में अवेलेबल है क्या, नहीं। रीज़न क्या है, बिकॉज एट 1 रेडियन पर सेकेंड फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 0, सो डीसी डज नॉट कंटेन 1 रेडियन पर सेकेंड। 3 रेडियन पर सेकेंड है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 रेडियन पर सेकेंड पर भी फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, 0। अच्छा, -1 रेडियन पर सेकेंड है क्या, नहीं, बिकॉज एट -1 रेडियन पर सेकेंड फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 0। तो आखिर कौन सा फ्रीक्वेंसी है जिस पर फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉन ज़ीरो है, आंसर क्या है, 0 रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज एट 0 रेडियन पर सेकेंड फूरियर ट्रांसफॉर्म इज नॉन ज़ीरो। तो 0 रेडियन पर सेकेंड पर फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉन ज़ीरो है, इसलिए 0 रेडियन पर सेकेंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। पॉइंट क्लियर। तो आपने एक स्टेटमेंट लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सिग्नल, frequency of DC signal is 0 because its Fourier transform, शॉर्ट फॉर्म में मैंने FT लिख दिया है, because its Fourier transform is non-zero at zero frequency, पॉइंट क्लियर है। ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर डीसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉन ज़ीरो है, इसलिए ज़ीरो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में अवेलेबल है। चलो, ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। तो कुछ पॉइंट्स हमने डीसी सिग्नल से रिलेटेड देखे, एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ। डीसी इज़
periodic signal. Second point, its fundamental time period is undefined. Meaning of undefined fundamental time period is extremely small interval but just greater than 0. ठीक है, फिर इसके बाद इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच 0 रेडियन पर सेकेंड. अब 0 रेडियन पर सेकेंड इसकी फ्रीक्वेंसी है, कैसे पता चला? फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म में 0 फ्रीक्वेंसी पर फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉन ज़ीरो है, अदर फ्रीक्वेंसीज पर फूरियर ट्रांसफॉर्म 0 है, इसलिए डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना है? 0 रेडियन पर सेकेंड. पॉइंट क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद एरिया कैलकुलेशन और एवरेज कैलकुलेशन करेंगे. फिर जब एरिया कैलकुलेशन एवरेज कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से सिग्नल क्लासिफिकेशन में एंटर हो जाएंगे और हाफ वेव सिमेट्रिसिटी, देन एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी एक मिसलेनियस पॉइंट पढ़ने वाले हैं, एरिया एंड एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन. So write down area and average value of signal. Area and average value of signal. ठीक है, अब लिखते चलो. So write down area of signal xt. It is given by formula integration माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स टी डी टी. आप सिग्नल एक्स टी को माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट टाइम रेंज पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स टी का एरिया. ठीक है, अच्छा. नाउ एरिया ऑफ एक्स टी ओवर द रेंज ओवर द इंटरवल T1 to T2. अब हमें क्या करना है? एक्स टी का एरिया कैलकुलेट करना है. किस टाइम रेंज पर? T1 से T2 टाइम रेंज पर. तो T1 से T2 टाइम रेंज पर एक्स टी को क्या करो? इंटीग्रेट. तो फॉर्मूला आप लिखेंगे इंटीग्रेशन T1 to T2 एक्स टी डी टी. तो अब जिस टाइम रेंज पर इंटीग्रेट करेंगे उसी टाइम रेंज का एरिया कैलकुलेट होता है. देन average value of xt is given by formula 1 upon time period integration over the range of time period xt dt. ये लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड टी नॉट. ऐसा नहीं है कि मैंने बस के लोअर लिमिट लिखा है, अपर लिमिट लिखना भूल गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. इंटीग्रेशन ओवर द रेंज ऑफ टी नॉट का मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस टाइम डिफरेंस इज हाउ मच? टी नॉट. ठीक है, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर पीरियोडिक सिग्नल. फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल फार्मूला इज limit t tends to infinite 1 by t integration minus t by 2 to t by 2 xt dt for non periodic signal. ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल के एवरेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के एवरेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला. ओके, अच्छा. अब यहाँ पर टी का मतलब क्या है? थोड़ी देर बाद हम लोग जब नॉन पीरियोडिक में कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे. नॉन पीरियोडिक सिग्नल में जब एवरेज कैलकुलेशन करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं. सबसे पहले तो फॉर्मूला हमें इसी फॉर्म में लिखना है. थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ. जैसे ये जो आपने लिखा है फॉर पीरियोडिक सिग्नल, तो पीरियोडिक सिग्नल में वैल्यूज़ का रिपीटेशन होता है. तो पीरियोडिक सिग्नल में आपने टाइम पीरियड के रेंज में कोई एवरेज कैलकुलेट किया तो टाइम पीरियड के अदर इंटरवल में भी सेम एवरेज मिलेगा. कहने का मतलब ये है कि सपोज इफ़ लोअर लिमिट इज़ 0 देन अपर लिमिट विल बी टी नॉट. तो 0 से टी नॉट रेंज पर एवरेज कैलकुलेट करो, तब जो एवरेज आएगा सेम ही मिलेगा,
अगर आप -T0/2 से T0/2 रेंज पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड का ये जो इंटरवल है ये भी T0 का है और ये जो इंटरवल है ये भी कितना है, T0 का है। तो आप इस फॉर्म में लोअर लिमिट अपर लिमिट यूज़ करके इंटीग्रेट करें या इस फॉर्म में लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख करके इंटीग्रेट करें, दोनों से एवरेज क्या मिलेगा, सेम, ठीक है। तो जब पीरियोडिक सिग्नल में एवरेज कैलकुलेशन करते हो तो जो टाइम पीरियड का रेंज है आप 0 से T0 लिखो या फिर -T0/2 से T0/2 लिखो, दोनों ही केसेस में आंसर क्या मिलेगा, सेम। बट नॉन पीरियोडिक में ध्यान रखना है, नॉन पीरियोडिक में ऐसे ही लिखना है। रीज़न क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को यूज़ करके मैंने लिखा है, ओके। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल में रिपीटेशन नहीं होता है, तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल में एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन -इनफाइनाइट रेंज से इनफाइनाइट टाइम रेंज तक करते हैं। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल में लिमिट वाले कंडीशन को पुट करो तो इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, -इनफाइनाइट से, कहाँ तक कंटिन्यू होना चाहिए, इनफाइनाइट तक। इसके बाद और क्या है, और जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अपर लिमिट T/2 है, लोअर लिमिट -T/2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, T/2। कंडीशन सेटिस्फाइड, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। फिर लिमिट पुट करने के बाद T→∞ पुट करने के बाद इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, -इनफाइनाइट से, कहाँ तक कंटिन्यू होना चाहिए, इनफाइनाइट तक। आप देख लो T→∞ पुट करोगे तो लोअर लिमिट क्या लिखोगे, -इनफाइनाइट, अपर लिमिट क्या लिखोगे, +इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा लोअर लिमिट ऑलवेज नेगेटिव होगा, अपर लिमिट ऑलवेज पॉजिटिव होगा नॉन पीरियोडिक में। तो नॉन पीरियोडिक में पहला कंडीशन लोअर लिमिट नेगेटिव अपर लिमिट पॉजिटिव, सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, देख लो इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो तो T/2 आएगा, सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन जब आप T→∞ पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन -इनफाइनाइट से स्टार्ट होना चाहिए, इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होना चाहिए। पुट करके देख लो लोअर लिमिट -इनफाइनाइट होगा, अपर लिमिट इनफाइनाइट होगा। इन कंडीशंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला कि इस फॉर्म में लिखते हैं 0 से T तक। क्या हम लोग नॉन पीरियोडिक सिग्नल में एवरेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला इस फॉर्म में लिख सकते हैं? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। मैंने 3 कंडीशंस बोले हैं, तीनों के तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, बट इसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप जैसे ही T→∞ पुट करोगे इंटीग्रेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, कंटिन्यू कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। मतलब हम लोग RHS का ही तो एवरेज लिख रहे हैं, LHS का तो लिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। जबकि मैंने बोला था कि लिमिट का कंडीशन इम्पोज करने के बाद इंटीग्रेशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, -इनफाइनाइट से। किस सिग्नल में, नॉन पीरियोडिक में, इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। और बाय द वे सेकंड कंडीशन भी तो बोला था ना कि लोअर लिमिट नेगेटिव अपर लिमिट पॉजिटिव, चलो अपर लिमिट पॉजिटिव है बट लोअर लिमिट तो नेगेटिव है ही नहीं। तीसरा भी बोला था कि अपर लिमिट लोअर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, ठीक है। ओके तो इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करेंगे, इस फॉर्मूले को, -T/2 से T/2 तक 1/T लिमिट T→∞, कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया कि 0 से T तक नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उस केस में जो कंडीशंस मैंने लिखे थे, फॉर्मूला लिखने के जो कंडीशंस वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। सो राइट डाउन। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स, ठीक है। पर सिग्नल xt with respect to time,
मैं एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ सिग्नल एक्स टी टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ प्लीज़ आप भी वैसे वैसे बढ़िएगा। ओके, जो स्टेप्स बोल रहा हूँ प्लीज़ आप उसको फॉलो करिएगा, मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी कहीं नहीं होगी। ओके, लेकिन अगर आप आगे भागने का ट्राई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। मुझे मालूम है कि सिग्नल एंड सिस्टम के सब्जेक्ट को किस तरह बेसिक वाले लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाना है, तो डिफ़िकल्टी के लेवल को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे सो दैट कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आप भी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएं और ख़ुद को अडेप्ट कर ले डिफ़िकल्टी के लेवल के लिए। अभी सिंपल लेवल, सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल वे में कैलकुलेशन समझा करके आगे बढ़ूँगा सो दैट कि आपको मज़ा आए और समझने में आसान रहे। ठीक है, ओके, तो वेव फॉर्म कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ। सपोज वेव फॉर्म इज लाइक दिस। मैंने कुछ वेव फॉर्म इस फॉर्म में ड्रॉ किया है। पीरियोडिकल स्क्वायर वेव विथ पल्सेस अवेलेबल ओनली फॉर हाफ टाइम पीरियड। हाफ ऑफ इंटरवल के लिए रेक्टेंगुलर पल्सेस या स्क्वायर पल्सेस अवेलेबल हैं। टाइम इंस्टेंट्स आर 0, t0/2, t0 and so on. This instant is minus t0/2, minus t0 and so on. अभी क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज। सिग्नल कैसा है? पीरियोडिक। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 by टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन 0 to टाइम पीरियड, 0 to टाइम पीरियड एक्स टी डी टी। करें कैलकुलेट? ओके, देखो मैं चाहूँ तो इंटीग्रेट कर सकता हूँ, बट आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना। इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा फंक्शन है? एक्स टी, मतलब एक्स टी का एरिया कैलकुलेट हो रहा है। किस रेंज पर इंटीग्रेट कर रहे हो? टी नॉट के रेंज पर इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब टी नॉट के रेंज पर एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। फिर टी नॉट के रेंज पर एरिया कैलकुलेट करने के बाद किससे डिवाइड करना है? टी नॉट से। तो आप इसी फॉर्मूले को अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, एरिया ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेव फॉर्म सिंपल हो और आपको मालूम हो कि उसमें जो स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब फार्मूला क्या है। लाइक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेशन का फार्मूला में आता है, ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेशन का फार्मूला आता है। तो जहाँ एरिया कैलकुलेशन का फार्मूला आता है, एवरेज को एरिया से रिलेट करके एवरेज कैलकुलेट कर लो। जहाँ नहीं आता होगा वहाँ क्या करेंगे? फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ एक्स टी ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। सो दिस इज द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। अब अगर टाइम पीरियड के रेंज में एरिया देखो तो इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखते हैं? हाइट इंटू विड्थ। इधर रेक्टेंगल का हाइट कितना है? ए नॉट। विड्थ कितना है? टी नॉट बाई 2। तो आप लिखते ए नॉट इंटू टी नॉट बाई 2। तो अभी हमने न्यूमरेटर में एरिया ऑफ एक्स टी ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड लिखा है। डिवाइड किससे करना है? टी नॉट से। अब टी नॉट से टी नॉट का टर्म क्या होगा? कैंसल आउट। तो सिग्नल का एवरेज वैल्यू कितना आया? ए नॉट बाई 2। ठीक है, अच्छा। इसी तरह एक वेव फॉर्म और भी ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट वेव फॉर्म में एवरेज वैल्यू फिर से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस बारी ड्रॉ करूँगा पीरियोडिकल ट्रायंगुलर वेव। तो वेव फॉर्म कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा, कुछ इस टाइप का पीरियोडिकल ट्रायंगुलर वेव है। पीक एम्पलीट्यूड इज हाउ मच? ए नॉट। टाइम इंस्टेंट्स आर 0, दिस इंस्टेंट इज टी नॉट बाई 2, दिस इंस्टेंट इज टी नॉट। This instant is minus t naught by 2, this instant is minus t naught। पीरियोडिकल ट्रायंगुलर वेव है जिसमें हाफ ऑफ इंटरवल के लिए ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं। इस सिग्नल के लिए भी क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज।
फिर से आपने एवरेज कैलकुलेशन किया, फार्मूला यूज़ करो। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला अब इस फॉर्म में लिखता हूँ जो अभी आपको बताया, एरिया ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिग्नल में ये जो टाइम रेंज आप देख रहे हैं ये टाइम पीरियड का है, और इस टाइम पीरियड के रेंज में जो भी एरिया है वो इस ट्रायंगल का एरिया है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हो? हाफ इंटू बेस विड्थ इंटू हाइट। ओके, तो फॉर्मूला आप लिखते हैं हाफ इंटू ट्रायंगल का बेस विड्थ कितना है, T0/2, हाफ इंटू बेस विड्थ इंटू हाइट, ट्रायंगल का हाइट कितना है A0, डिवाइड किससे करना है, T0 से। तो अब T0 से T0 का टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट। तो आंसर में क्या लिखूँगा, A0/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल और ट्रायंगल का, सिग्नल xt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ड्रॉ करें वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कुछ ऐसा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, combination of triangle and rectangle. So this is the waveform. Amplitudes are 8 and -8. Time instants are, this time instant is 0, this time instant is 4, this time instant is 8, this time instant is 12 and so on. -4, -8 and so on. कैलकुलेट करें। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज कैलकुलेशन? आपने इस फॉर्म में लिखा एरिया ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का रेंज, टाइम पीरियड वो स्ट्रक्चर जो सिग्नल में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन। तो टाइम पीरियड कितना है, 8 सेकेंड्स। अब आपने एरिया कैलकुलेट किया, तो पहले ट्रायंगल का एरिया, उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया। एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर स्ट्रक्चर एक्स एक्सिस के अबव है तो एरिया पॉजिटिव होगा, और कोई स्ट्रक्चर एक्स एक्सिस के बिलो है तो एरिया नेगेटिव होगा। तो स्ट्रक्चर एक्स एक्सिस के बिलो है तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा, एरिया नेगेटिव होगा। और अगर स्ट्रक्चर एक्स एक्सिस के अबव है तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा, एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव। ट्रायंगल एक्स एक्सिस के अबव है तो एरिया कैसा, पॉजिटिव। और ये जो रेक्टेंगल है एक्स एक्सिस के बिलो है तो एरिया कैसा, नेगेटिव। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया क्या, हाफ इंटू बेस विड्थ, बेस विड्थ इज 4, हाइट इज हाउ मच, 8, हाफ इंटू बेस विड्थ इंटू हाइट। ओके, और अगर रेक्टेंगल के लिए लिखेंगे तो ऐसे लिखता हूँ मैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, हाइट इंटू विड्थ, विड्थ इज हाउ मच, 4 सेकेंड, एंड हाइट इज हाउ मच, नेगेटिव -8। ठीक है, यही मैंने बोला था कि अगर स्ट्रक्चर एक्स एक्सिस के बिलो है तो उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा, तो एरिया भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और T0 की वैल्यू कितनी है, 8। ओके, अब 2 से 4 कैंसल आउट होगा 2 टाइम्स में, तो मैं न्यूमरेटर में क्या लिखता, 16 -32/8, फिर लिखता -16/8। तो आंसर क्या लिखूँगा, -2। तो एवरेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैसा है। हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में एवरेज, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरेज, पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स,
सब हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये तो आपने देखा। ओके, अब एक काम करते हैं, इन सब से थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं, इन सब से थोड़ा डिफरेंट। ये सब तो आपने देख लिया, थोड़ा अलग लिखते हैं। सिग्नल कुछ ऐसा है, सिग्नल xt। सो सिग्नल xt इज इक्वल टू, थोड़ा सोचता हूँ कि मैं क्या लिखूँ, कि ड्रॉ कर दूँ या फिर लिखूँ, ड्रॉ ही कर देता हूँ। ठीक है, सिग्नल xt t के रेस्पेक्ट में, सिग्नल xt t के रेस्पेक्ट में वेव फॉर्म कुछ इस टाइप का है। ओके, वेव फॉर्म कुछ इस टाइप का है। कुछ इस टाइप का वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म इज पीरियोडिक, टाइम इंस्टेंट्स आर 0, 4, फिर 8 एंड सो ऑन, -4, -8 एंड सो ऑन। फॉर द इंटरवल 0 to 4, for the interval 0 to 4, suppose function is t cube। मैंने मान लिया कि 0 to 4 रेंज में जो भी फंक्शन है वो t क्यूब है। अभी सिग्नल के लिए क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपने लिखा 1/t0 इंटीग्रेशन 0 to t0 xt dt। अब अगर यहाँ पर देखो तो जो टाइम पीरियड का इंटरवल है, इस इंटरवल में जो स्ट्रक्चर है, इसके एरिया कैलकुलेशन का कोई फार्मूला हमें याद नहीं है। अब अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, जो ओरिजिनल फार्मूला है इंटीग्रेशन वाला, उसको यूज़ करो और कैलकुलेशन करो। तो आप लिखते 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 4 t क्यूब dt, ये लिखता। ओके, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या, t की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट्स आर 0 एंड 4। फिर आप क्या लिखते 1/4, अपर लिमिट पुट करो तो 4 की पावर 4, लोअर लिमिट पुट करो 0, डिनोमिनेटर में कितना 4, इस फॉर्म में लिखता। तो हमने लिखा क्या, 4 की पावर 4 अपॉन 4 स्क्वायर, कैंसल आउट होकर के क्या आएगा 4 स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 16। ओके, ऋषभ बेटा आपका आंसर करेक्ट है। विश्व त्रिवेदी, आपको जो कुछ भी पूछना है क्लास के बाद पूछिए। क्लास के बाद मैं डाउट सेशन के लिए रहता हूँ, आप लोग जब तक पूछेंगे तब तक रहूँगा। ओके, क्योंकि हर 2 लाइन में आपका डाउट आ जाता है, तो हर 2 लाइन में अगर मैं डाउट बताने लग गया तो मेरा 200-400 घंटे में भी सिग्नल का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। विश्वा बेटा आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप क्लास के बाद पूछिए, क्योंकि आपको रेक्टेंगल के एरिया कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी है। फूरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ाया नहीं, आप फूरियर ट्रांसफॉर्म का सवाल पूछ रहे हैं, तो अभी मैं क्या क्या बताऊंगा। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। और ऋषभ आपका आंसर करेक्ट है, ऋषभ ने आंसर लिखा है 16। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने देखा। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं ना पूछ रहे हैं क्वेश्चन हर 2 लाइन के बाद उनका डाउट ही आ जाता है। कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा अपने मैथमेटिकल एबिलिटी को बढ़ाओगे ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, आप लोग इतना जो सवाल पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में,
मैं बस केवल एक सिंपल सा सवाल पूछ देता हूँ कि 0 to 4 वाले इंटरवल में फंक्शन है टी क्यूब, तो 4 to 8 सेकेंड वाले रेंज में फंक्शन क्या लिखोगे? थोड़ा चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। मैं इसमें रिप्लाई देखूंगा विश्वा का, वो रिप्लाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हर 2 लाइन में डाउट पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि 4 to 8 सेकेंड वाले रेंज में आप फंक्शन क्या लिखेंगे। ऋषभ, योर आंसर इज रॉन्ग। देखो, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने कुछ ऑपरेशंस आपको पहले बताए हैं, उसको यूज़ करके 4 to 8 सेकेंड रेंज का फंक्शन लिखना है। तो मैं एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि आप जो सोचते हैं वो आप चैट बॉक्स में टाइप कर देते हैं, क्या वो एग्ज़ाम में आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो पूछता हूँ, क्या मैं कुछ भी पूछ लेता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। तो निकी बेटा, आपका आंसर करेक्ट है। विश्वा बेटा, आपका आंसर रॉन्ग है। AR सिंह करेक्ट आंसर। पंकज, फिर चंद्रशेखर करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। चलो देखो, आपको याद होगा, आपने टाइम शिफ्टिंग तो पढ़ा है ना। अब आप थोड़ा टाइम शिफ्टिंग को यूटिलाइज करो। 0 to 4 सेकेंड में अगर टी क्यूब है, अब आप फर्स्ट से सेकेंड इंटरवल के वेव फॉर्म तक जाना है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर से सेकेंड स्ट्रक्चर तक जाना है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को कितना राइट शिफ्ट करोगे? 4 का राइट शिफ्ट करोगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को 4 का राइट शिफ्ट करो, सेकेंड स्ट्रक्चर मिलेगा। और अगर राइट शिफ्टिंग करोगे तो टी को किससे रिप्लेस करोगे? t-4 से। ठीक है, मतलब टी को रिप्लेस करो t-4 से, तो इधर फंक्शन क्या? t-4 क्यूब। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे -4 to 0 रेंज का फंक्शन क्या, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए t+4 क्यूब। क्यों लिखूंगा t+4 क्यूब? क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर से सेकेंड स्ट्रक्चर तक आना है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा? 4 सेकेंड का लेफ्ट शिफ्ट। अब 4 से लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो टी को किससे रिप्लेस करता? t+4 से, इसलिए t+4 क्यूब। और अगर इसको लिखना होता तो t+8 क्यूब। जानना चाहिए, हो सकता है कहीं आगे जा कर के किसी कैलकुलेशन में हेल्प कर दें। चलो, अब ये सब तो आपने देख लिया। अब इन सब से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लिखता हूँ। लिखो, क्वेश्चन नंबर 5, सिग्नल xt with respect to time. Signal xt, suppose signal is like this, xt with respect to time. सिग्नल कुछ ऐसा है, for t greater than 0 a0 and for t less than 0 0। ठीक है, अभी मैंने सिग्नल लिखा, ये a0 है। थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूँ, a0। ओके, सो फॉर t greater than 0 a0 एंड for t less than 0 0। अभी सिग्नल के लिए क्या लिखना है? एवरेज वैल्यू। This signal is non-periodic because there is no repetition in the LHS. This point is clear. Okay. Non-periodic signal के लिए एवरेज कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? 1 बाई लिमिट t टेंस टू इन्फानाइट के साथ लिखना है। लिमिट t टेंस टू इन्फानाइट 1 बाई t इंटीग्रेशन -t/2 टू t/2 xt dt। यही तो फार्मूला है। ठीक है, मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट t टेंस टू इन्फानाइट। ओके, नाउ दिस इंटीग्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ xt ओवर रेंज -t/2 टू t/2। ठीक है, तो लिखूँगा न्यूमरेटर में एरिया
ओवर माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगा टी, क्योंकि ये जो टी वाला टर्म है वो तो रहेगा ही, डिनोमिनेटर में लिखूँगा टी। ओके, अब आपने एक रेंज सेलेक्ट किया माइनस टी बाई टू से टी बाई टू का। आप इस रेंज को बढ़ा दें या घटा दें, एवरेज में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके, अब आपने कैलकुलेट किया तो आप लिखते लिमिट टी टेंस टू इन्फानाइट। डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगा टी, न्यूमरेटर में क्या लिखना है एरिया ओवर माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू रेंज। अच्छा, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू रेंज पर जो भी एरिया है वो ये रेड शेडेड रीजन है। अब रेड शेडेड रीजन का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, हाइट इनटू विड्थ। विड्थ कितना है इस रेड शेडेड रीजन का, टी बाई टू, तो आप लिखते टी बाई टू। अब टी से टी का टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट आंसर कितना आया, ए नॉट बाई टू। तो हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया और एवरेज कितना आया, ए नॉट बाई टू। चलो, अब ये पॉइंट तो आपने देख लिया, ओके, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट आपको बताना था, है क्या, सेम ही क्वेश्चन को मैं दूसरे तरह से सॉल्व करता हूँ, सेकेंड मेथड। असल में मुझे ये नहीं बताना है कि मैं इस क्वेश्चन को और किन किन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे एक लॉजिक समझाना है। आपको लॉजिक समझ में आ गया तो कैलकुलेशन फास्ट होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ सिग्नल्स आ गए उसका कैलकुलेशन भी आप फास्ट करेंगे, तो लॉजिक समझना ज़रूरी है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको देखूँगा इस तरह कि t लेस देन 0 के लिए 0 है, t ग्रेटर देन 0 के लिए ए नॉट है, तो क्यों नहीं पहले एक सिग्नल ड्रॉ कर दूँ yt। पहले एक सिग्नल ड्रॉ करूँगा yt, ओके, yt t के रेस्पेक्ट में, और सिग्नल ड्रॉ करूँगा डीसी सिग्नल ए नॉट। तो अभी मैंने yt में क्या ड्रॉ किया है, डीसी सिग्नल ए नॉट, ओके। फिर इस तरह सोचूंगा एवरेज ऑफ सिग्नल yt इज हाउ मच, ए नॉट। तो एवरेज का दूसरा नाम ही है डीसी वैल्यू ऑफ सिग्नल। तो अगर कोई कहता है कैलकुलेट डीसी वैल्यू ऑफ सिग्नल, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। तो किसी सिग्नल का डीसी वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन का दूसरा नाम है डीसी वैल्यू कैलकुलेशन। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही मैंने इस सिग्नल को देखा तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर आया कि पहले yt ड्रॉ कर लेता हूँ, और yt क्या ड्रॉ करूँगा, डीसी सिग्नल ए नॉट, और डीसी सिग्नल ए नॉट का एवरेज ए नॉट ही तो है, क्योंकि एवरेज का दूसरा नाम क्या है, डीसी। तो डीसी का एवरेज डीसी इटसेल्फ। अब अगर xt का एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, yt के एवरेज से कुछ इस तरह रिलेट कर दूंगा और आंसर डायरेक्टली ए नॉट बाई टू लिख दूंगा। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मैंने सिंपल कंपैरिजन किया कि yt के कंपैरिजन में xt का एक्सटेंशन हाफ है। आप अगर देखो तो yt का एक्सटेंशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक है। एंड व्हाट अबाउट xt LHS में 0 है और RHS में ए नॉट है। तो xt को yt से थोड़ा कंपेयर करो, तो xt का एक्सटेंशन yt के कंपैरिजन में क्या है, हाफ। अब अगर xt का एक्सटेंशन yt के कंपैरिजन में हाफ है तो xt का एवरेज भी क्या होगा, हाफ होगा। तो जो भी yt का एवरेज आया उसको हाफ कर दो।
तो जो भी वाई टी का एवरेज आया कितना ए नॉट उसको हाफ कर दो तो एक्स टी का एवरेज मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लॉजिक मैंने बताया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा, ठीक है। मान लो सिग्नल एफ ऑफ टी मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एफ टी टी के रेस्पेक्ट में, और एफ टी कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ, टी इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ आर एच एस में, टी ग्रेटर देन 1 के लिए ए नॉट है एंड फॉर टी लेस देन 1 इट इज़ हाउ मच 0। अब इस सिग्नल के लिए फिर से क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। अब आप वापस से कंपेयर करो तो ऐसे बोलूँगा एक्सटेंशन ऑफ एफ टी इज़ अगेन अप्रॉक्सीमेटली हाफ एज कम्पेयर टू वाई टी। आप इस तरह सोचो ना, 1 के राइट साइड में इन्फानाइट टाइम रेंज के लिए ए नॉट है और 1 के लेफ्ट साइड में इन्फानाइट टाइम रेंज के लिए 0 है, तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ टाइम रेंज के लिए 0 है और अप्रॉक्सीमेटली हाफ टाइम रेंज के लिए ए नॉट है। तो वाई टी के कंपैरिजन में इसका एक्सटेंशन अभी भी अप्रॉक्सीमेटली हाफ है, तो एफ टी का एवरेज कितना, वाई टी के एवरेज का हाफ। तो मुझे एवरेज लिखना था किस सिग्नल का, एफ टी का। तो एफ टी का एवरेज मैं क्या लिखूँगा, ए नॉट बाई 2 अगेन, ओके। और अगर आप एफ टी को एक्स टी से रिलेट करें तो एक्स टी को 1 से राइट शिफ्ट करो, एफ टी मिल जाएगा, ओके। एक्स टी को 1 से राइट शिफ्ट करो, एफ टी मिलेगा। तो मुझे एक पॉइंट क्लियर करना था, कुछ ऑपरेशंस हैं जिनसे एवरेज कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट होता है, तो पहले वो ऑपरेशंस हम लोग लिख लेते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एवरेज कैलकुलेशन से रिलेटेड पहले लिखते हैं, ठीक है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखो। इम्पॉर्टेंट नोट इज लाइक दिस, राइट डाउन average calculation is independent of time shifting, then time reversal and time scaling, ठीक है। तो एवरेज कैलकुलेशन टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल और टाइम स्केलिंग से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस फॉर्म में लिखना है, सपोज फॉर सिग्नल एक्स टी एवरेज वैल्यू इज़ m। तो मैंने अज्यूम कर लिया एक्स टी का एवरेज कितना है, m। देन फॉर k इंटू एक्स टी एवरेज वैल्यू विल बी k इंटू m, where k is a constant value. This constant value, it may be real, imaginary और complex, real, imaginary और complex। तो आप अगर किसी सिग्नल में कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीवियस एवरेज में सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर कांस्टेंट के रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स तीनों हो सकता है। अच्छा, इसी में लिखो फॉर k प्लस एक्स टी एवरेज वैल्यू विल बी k प्लस m, ठीक है, वेयर k इज़ ए कांस्टेंट। सेम कंडीशन यहाँ भी k रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ओके। इसका लॉजिक तो बड़ा सिंपल था कि आप सिग्नल में कांस्टेंट k ऐड कर रहे हैं, तो आप सिग्नल एक्स टी में एक्स्ट्रा DC k ऐड कर रहे हैं, तो आप सिग्नल एक्स टी में एक्स्ट्रा एवरेज k ऐड कर रहे हैं, तो प्रीवियस एवरेज m में एक्स्ट्रा एवरेज k ऐड कर देना है, क्योंकि DC का दूसरा नाम भी तो एवरेज है ना, ठीक है। आपने अगर एक्स्ट्रा DC k ऐड किया तो आपने दूसरे वर्ड्स में एक्स्ट्रा एवरेज k भी तो ऐड किया है,
तो जो प्रीवियस एवरेज वैल्यू m है उसमें एक्स्ट्रा एवरेज के बस केवल क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब इन सब से रिलेटेड कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखता हूँ। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, फॉर सिग्नल एक्स टी सपोज एवरेज वैल्यू इज 4। मैंने मान लिया एक्स टी का एवरेज वैल्यू कितना है, 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल वाई टी, and yt is equal to 4 plus 2j minus 4j into x of minus 2t plus 1। ठीक है, अब मैंने एक सिग्नल लिखा है yt, इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। चलो, कुछ बच्चों ने रिप्लाई तो किया है। ओके, for signal xt what is the average value, it is how much, 4। okay, now since average is independent of time scaling and shifting, so new average will be again 4। टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग से एवरेज इंडिपेंडेंट है, तो एवरेज में फिर से क्या लिखता, 4। अब मैंने सिग्नल को मल्टीप्लाई किया -4j से, सो -4j इज़ ए कांस्टेंट, तो प्रीवियस एवरेज को भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4j से। तो अभी मैं एवरेज क्या लिखूँगा, -16j। अब -4j x ऑफ -2t प्लस 1, इसमें मैंने एक्स्ट्रा DC ऐड किया 4 प्लस 2j। तो जो भी प्रीवियस एवरेज है, प्रीवियस एवरेज कितना है, -16j। इस प्रीवियस एवरेज में जो एक्स्ट्रा DC मैंने ऐड किया, इसको बस केवल ऐड कर देना है, क्योंकि DC का दूसरा नाम क्या है, एवरेज। तो मुझे कितना ऐड करना होगा, 4 प्लस 2j। अब अगर देखो तो रिजल्टेंट आंसर क्या आया, 4 माइनस 14j। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, बाकी आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा है। ओके, चलो ये वाले पॉइंट्स तो आपने देख लिए। एक क्वेश्चन और लिख लेना, इन सब से थोड़ा डिफरेंट ही लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन इस फॉर्म में है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ। अभी आपने कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने 2 लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट नोट आपने 2 लिखे हैं ना, तो थर्ड इम्पॉर्टेंट नोट लिखना। सो राइट डाउन थर्ड इम्पॉर्टेंट नोट। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट नोट इज़ फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल having finite amplitude
having finite amplitude, the average value will be 0. The average value will be how much? 0. तो फाइनाइट ड्यूरेशन का कोई स्ट्रक्चर है जिसका एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है, उसका एवरेज वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर है लाइक सिग्नल इज़ xt एंड सिग्नल xt टाइम के रेस्पेक्ट में, सिग्नल xt टाइम के रेस्पेक्ट में मैंने एक रेक्टेंगुलर पल्स ड्रॉ कर दिया 0 to 3 सेकेंड इंटरवल में, एम्पलीट्यूड है a0। इस रेंज के बाहर सिग्नल कितना है? 0। अब मुझे इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज। पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ड्यूरेशन इज़ फाइनाइट, एम्पलीट्यूड इज़ ऑल्सो फाइनाइट, सो एवरेज वैल्यू विल बी गारंटीड 0। अब 0 एवरेज कैसे आया वो देखते हैं। इस सिग्नल में बस केवल एक ही पल्स है, इट मीन्स दिस सिग्नल इज़ नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक होने के लिए पल्स का रिपीटेशन होना चाहिए था, यहाँ तो रिपीटेशन है ही नहीं, तो सिग्नल कैसा? नॉन पीरियोडिक। ओके, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज कैलकुलेशन ऑफ नॉन पीरियोडिक सिग्नल? इट इज़ लाइक दिस, लिमिट t टेंस टू इन्फानाइट 1/t इंटीग्रेशन -t/2 टू t/2 xt dt। ठीक है, अब -t/2 से t/2 का रेंज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सिग्नल में जितने टाइम इंस्टेंट्स हैं जहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं, आपको डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, स्लोप चेंजेस दिख रहे हैं, उस रेंज के बाहर -t/2 से t/2 लिखना रहता है। या दूसरे वर्ड्स में, ये जो -t/2 से t/2 का रेंज है, इसके अंदर वो सारे इंस्टेंट्स इंक्लूड कर लेने हैं जहाँ पर आपको डिसकंटिन्यूटी दिखता है या सिग्नल के स्लोप में चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, तो t=0 पर डिसकंटिन्यूटी है, t=3 पर डिसकंटिन्यूटी है, तो ये जो दोनों इंस्टेंट है ये दोनों -t/2 से t/2 वाले रेंज में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब लिखने के बाद आप थोड़ा कैलकुलेशन प्रोसीड करो, तो आप लिखते लिमिट t टेंस टू इन्फानाइट। अब आप इसको लिखते एरिया ओवर द रेंज -t/2 टू t/2 डिवाइडेड बाई t, ऐसे लिखते। ठीक है, फिर आप लिखते लिमिट t टेंस टू इन्फानाइट, डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगा? t। एरिया ओवर द रेंज -t/2 टू t/2, -t/2 से t/2 रेंज में जो भी एरिया है वो इस रेक्टेंगल का एरिया है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना? हाइट इंटू विड्थ, विड्थ इज़ 3, हाइट इज़ a0, तो आप एरिया क्या लिखते? हाइट इंटू विड्थ, कितना आया? 3a0। डिवाइड किससे करना है? t पर कंडीशन क्या है? t टेंस टू इन्फानाइट, तो t टेंस टू इन्फानाइट के साथ सिनेरियो क्या होगा? फाइनाइट अपॉन इन्फानाइट, तो फाइनाइट अपॉन इन्फानाइट कितना? 0। ठीक है, ये रिज़ल्ट हमें पहले से मालूम था। क्यों मालूम था? क्योंकि हमने एक कंक्लूज़न यहाँ पर लिखा है। कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है उसका एवरेज गारंटी के साथ कितना? 0। ठीक है, अच्छा, इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल और लिख देता हूँ मैं। सपोज वेव फॉर्म ऑफ सिग्नल इज़ लाइक दिस, xt t के रेस्पेक्ट में। मान लो वेव फॉर्म कुछ इस टाइप का है, एक वेव फॉर्म मैंने ड्रॉ किया है, टाइम इंस्टेंट्स आर -2, -1, 0। ठीक है, ट्रायंगल का पीक एम्पलीट्यूड है 2 और ये जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है ये भी कितना है? 2। आपके सामने जो वेव फॉर्म है इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस बार थोड़ा आप कैलकुलेट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का एवरेज वैल्यू कितना आएगा?
ऋषभ आपका आंसर करेक्ट है, आंसर इज़ 1। फिर निक्की करेक्ट आंसर, अदिति करेक्ट आंसर, चंद्रशेखर करेक्ट आंसर। ओके, अब आपने इस तरह कैलकुलेट किया। ओके, सो ये जो फर्स्ट वेव फॉर्म है, फॉर दिस वेव फॉर्म एवरेज इज हाउ मच 0, क्योंकि ये फाइनाइट ड्यूरेशन का ट्रायंगल है और फाइनाइट ड्यूरेशन का ट्रायंगल, फाइनाइट ड्यूरेशन का ट्रेपेजॉइड, फाइनाइट ड्यूरेशन का कोई भी स्ट्रक्चर जिसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है उसका एवरेज कितना 0। तो फाइनाइट ड्यूरेशन का ट्रायंगल है, इसका एवरेज कितना 0। ओके, व्हाट अबाउट एवरेज वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज इसका एम्पलीट्यूड अगर आप A0 लिखते तो ये तो कुछ ये स्ट्रक्चर आपने थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ किया था। ओके, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े, इसलिए मैं वेव फॉर्म ही दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, क्या है ना, इसका एवरेज आपने क्या लिखा था A0/2, तो मैं उधर भी लिख दूंगा A0/2, जहाँ A0 की वैल्यू कितनी है 2। ओके ओके, तो ये जो पर्पल शेडेड स्ट्रक्चर है इसका एवरेज आपने क्या लिखा था A0/2। तो इसी वेव फॉर्म का जो सेकेंड पार्ट है, फॉर सेकेंड पार्ट एवरेज इज एवरेज 2। ओके, एंड एवरेज विल बी हाउ मच A0/2। यहाँ A0 कितना है 2। ओके, एवरेज डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब सिग्नल ऐड होगा तो एवरेज को ऐड कर लो, सिग्नल सब्ट्रैक्ट होगा तो एवरेज को सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, तो अगर मुझे टोटल एवरेज लिखना है सिग्नल का तो मैं कैसे लिखता, एवरेज ऑफ फर्स्ट सिग्नल प्लस एवरेज ऑफ सेकेंड सिग्नल। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिग्नल और फर्स्ट पार्ट, इट इज़ 0। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ सेकेंड सिग्नल और सेकेंड पार्ट, इट इज़ हाउ मच 1। सो आंसर इज़ हाउ मच 1। समझ में आया होगा, ठीक है। हमने एवरेज कैलकुलेशन के क्वेश्चन देख लिए हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन और है, वो मैं कल के क्लास में कराऊंगा सॉल्व, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब जो आपके डाउट्स हैं वो आप लोग पूछिए। एक काम और करता हूँ, कुछ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप के लिए बोल रहे थे कि उन्होंने कल के क्लास में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए लिख रहा हूँ, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, टेलीग्राम ऐप, और यहाँ पर एक चैनल आपको सर्च करना है। चैनल का नाम है रोहित त्रिपाठी, ठीक है। फिर मेड इजी, और इस पर मैं एक लिंक शेयर करूँगा। जो लिंक शेयर करूँगा वो टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक होगा, सिग्नल एंड सिस्टम ग्रुप का। उस लिंक पर जाना है, मतलब आप उसके अंदर जाइए, उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और आप उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अभी वापस से पोस्ट कर रहा हूँ। बाकी अब आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग पूछिए।